तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ 6 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है कि 5 हमारे पास चार्जेस हैं, 1 2 3 4 और 5। ये एक रेगुलर पेंटागन के वर्टाइसिस पे रखे हुए हैं। पांचों के पांचों आइडेंटिकल चार्जेस हैं। इस रेगुलर पेंटागन की जो साइड है वो a के बराबर है। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, यानी कि सेंटर ऑफ जो पेंटागन है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि कितना होगा। तो हम ये बात जानते हैं कि यदि एक रेगुलर पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन, और उसके जितने भी वर्टाइसेस हैं उन सारे वर्टाइसेस पे एक समान चार्ज रखा जाए तो उस पॉलीगन के सेंटर पर होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे पहले वाले का जो आंसर है वो आ जाएगा 0 के बराबर, बिकॉज सिमेट्री से कह सकते हैं कि सारे जो वेक्टर्स हैं सेंटर पर लगने वाले, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में। इन सारे वेक्टर्स का जो सम है वो 0 के बराबर होने वाला है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये आंसर हमारा 0 होगा। ये प्रॉपर्टी है, आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो सिंपल वेक्टर लॉ से आप ये प्रूव भी कर सकते हैं कि ये सारे वेक्टर्स का जो समीशन है वो 0 के बराबर आएगा, और क्योंकि सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड समान है तो ठीक है, बिकॉज रेगुलर पेंटागन की प्रॉपर्टी है कि सेंटर से वर्टाइसेस की दूरी जो है वो एक समान है। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इफ द चार्ज फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर से A इज रिमूव्ड। यदि कहा जाता है कि हम इस वर्टेक्स से चार्ज को रिमूव कर देते हैं, सिर्फ आपके पास 1 2 3 4 चार्जेस बचते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने का तरीका ये है कि आपके पास ये पेंटागन है और यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज 0 है, यहाँ पे चार्ज कितना है 0। तो 0 को लिखा जा सकता है +Q एंड -Q लिखा जा सकता है। यानी मैं मान सकता हूँ कि इस पेंटागन के वर्टेक्स पे +Q चार्ज भी है, -Q चार्ज भी है। और हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से लिख सकते हैं कि सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 5 के 5 जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी वजह से होगा, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q चार्ज जो बचा है उसकी वजह से होगा। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलने वाला है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि पांचों पॉजिटिव चार्जेस की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होने वाली है वो एक -Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होनी चाहिए। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होने वाली है KQ डिवाइडेड बाय R²। R इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, सिंपल है, पता चल जाएगा। आगे इसके बाद चलते हैं, इसका पार्ट नंबर 3 है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इफ द चार्ज Q एट A इज रिप्लेस्ड बाय -Q। यदि -Q से रिप्लेस कर दिया जाता है चार्ज एट A को तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो भाई ये देखिए कैसे करेंगे, सेम तरीका है। Q Q Q Q चार्जेस हैं, यहाँ पे चार्ज जो है -Q है और -Q को लिखा जा सकता है किसके बराबर, Q -2Q, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। +Q और -2Q यदि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है कि -Q चार्ज ही यहाँ पर है। तो मैं फिर से लगा सकता हूँ कि सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 5 टाइम्स -Q चार्ज +Q चार्ज, यानी कि जो हमारे पास 5 Q चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2Q चार्जेस। तो ये हम जानते हैं किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होने वाली है वो -2Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होनी चाहिए। तो हम -2Q चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इस डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा K2Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू द वर्टेक्सेस। इसके बाद बी पार्ट में पूछा गया है कि हाउ वुड यू आंसर टू ए be affected if pentagon is replaced by n-sided polygon with charge Q at the center of its corner, with charge Q at each of its corners। यदि इस पेंटागन की जगह हमारे पास एक n साइड का पॉलीगन होता तो हमारा आंसर किस तरीके से अफेक्ट होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि आपके पास एक n गन है लाइक दिस, इस तरीके से इसकी n साइड्स हैं, तो सब पे जो चार्ज है वो Q Q Q Q Q Q चार्जेस हैं। लेकिन इस पॉइंट पे एक वर्टेक्स पे चार्ज को हमने क्या कर दिया है, हटा दिया है।
सब पे चार्जेस हैं, सारे वर्टाइसेस पे चार्ज हैं, सिर्फ एक पे चार्ज नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो फिर से मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकता हूँ कि इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू चार्जेस, एन क्यू चार्जेस होंगे हमारे पास, एन क्यू चार्जेस होंगे, एन क्यू चार्जेस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक बात है। तो ये वाला जो टर्म है जीरो के बराबर हो जाएगा, बिकॉज जितने भी चार्जेस वर्टाइसिस पे रखे हुए हैं, जितने भी चार्जेस वर्टाइसिस पे रखे हुए हैं उनकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज हमें पता है कि यहाँ से डिस्टेंस यदि आर मान लेते हैं तो इसको आपको मिल जाएगा ई सेंटर इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे n साइड का पॉलीगन हो, चाहे 5 साइड का पॉलीगन हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आंसर ए पार्ट में जो पहले पार्ट का था वो भी यही था और n गन में भी हमारा आंसर यही है। तो हमारे आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो n साइड का पॉलीगन हो। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सजेस्ट किया कि एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स could be explained if matter carried a net charge. Suppose that the universe is made up of hydrogen atoms with a number density n. यानी कि मानना है आपको एक जो यूनिवर्स है वो हाइड्रोजन एटम से बना है और हाइड्रोजन एटम्स में क्या कहा है कि उसकी नंबर डेंसिटी कांस्टेंट है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। हर जगह जो है एक समान तरीके से बिखरे हुए हैं हाइड्रोजन के एटम्स, ऐसा हमें मानना है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू ई। 1 प्लस वाई इंटू ई के बराबर हमें प्रोटॉन का जो चार्ज है वो मानना है और ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो आपको ये बताना है पहले पार्ट में कि क्रिटिकल वैल्यू ऑफ वाई सच दैट एक्सपेंशन में स्टार्ट, एक्सपेंशन होना चाहिए यूनिवर्स का। और दूसरे पार्ट में दिया है शो दैट द वेलोसिटी इज ऑफ एक्सपेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो मान लेते हैं कि एक हमारा जो यूनिवर्स है वो एक बहुत बड़ा एक स्फीयर है, बहुत बड़ा स्फीयर है। हम मान लेते हैं हमारा यूनिवर्स जो है, और इस यूनिवर्स का जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं r के बराबर है, r इज द रेडियस। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो एक समान तरीके से बिखरे हुए हैं, एक समान तरीके से हाइड्रोजन के एटम्स बिखरे हुए हैं। तो यदि मैं टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना चाहता हूं तो कैसे निकाल पाऊंगा? तो यहां हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। कैसे निकालेंगे भाई? कि हमें नंबर डेंसिटी पता है, नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और ये नंबर डेंसिटी में यदि मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें इस स्फीयर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं उनकी संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ लिख सकता हूँ n इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यू। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब मैं हाइड्रोजन एटम्स का टोटल मास भी निकाल सकता हूं, तो कैपिटल M मान लेता हूं टोटल मास है हाइड्रोजन एटम्स का। तो वो आपके पास हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं n इंटू 4/3 पाई R क्यू, और A का मास हम मान लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत बहुत कम होता है तो इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो प्रोटॉन का मास मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो m आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपके पास है मास ऑफ टोटल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स। अब मैं चार्ज की बात करूँ तो कितना चार्ज प्रेजेंट है इस पूरे स्फीयर के अंदर, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल Q इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं n इंटू 4/3 पाई R क्यूब। ये टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल चार्ज की यदि बात करें तो कितना हो जाएगा आपके पास 1 प्लस वाई इंटू ई माइनस ई। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज हम बता सकते हैं इसके बराबर होगा। सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज सेम होता है, लेकिन इस सवाल में जो है स्पेशल कंडीशन बताई हुई है कि प्रोटॉन पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना है। ठीक है, इसकी पहली लाइन में क्या कहा है कि इफ मैटर कैरीड अ नेट चार्ज, यानी कि हमारे पास जो मैटर हमने माना है इस यूनिवर्स में हाइड्रोजन एटम को, उस पर नेट चार्ज होगा। तो नेट चार्ज कितना है 1 प्लस वाई इंटू ई माइनस ई। दिस इज द चार्ज, टोटल चार्ज इनसाइड द
यूनिवर्स। ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है इसके अंदर टोटल चार्ज है इतना। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास कितना मिल जाएगा, y इंटू ई के बराबर मिल जाएगा। सो n इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये मिल जाएगा आपके पास y इंटू ई, ये q की वैल्यू है। अब हम बात करते हैं इस स्फीयर की। इस स्फीयर के सबसे आखिर में कोई भी एक हाइड्रोजन का एटम होगा। मान लीजिए ये मैं इस एटम की बात कर रहा हूँ, तो यदि इस एटम पे बाकी सारे एटम्स की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, तो यदि मैं मान लेता हूँ कि इफेक्टिव जो हमारे पास टोटल चार्ज है यूनिवर्स के पास वो पॉजिटिव चार्ज है, हर एक हाइड्रोजन एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ एक स्फीयर है, तो वो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पे सरफेस पे कोई भी, मैं सरफेस पर कोई भी मान लेता हूं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक आपके पास हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा Q इंटू ई के बराबर, जो इसको बाहर धक्का देने की कोशिश कर रहा होगा, और इनके मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा इसके ऊपर अंदर की तरफ, जो लग रहा होगा आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन Fg मैं कह देता हूं। तो इनमें से यदि ये फोर्सेस आपस में बराबर हो गए तो जो हमारे सरफेसेस पे जो रखे हुए हैं चार्ज पार्टिकल्स, हाइड्रोजन एटम्स, वो क्या होंगे, रुक जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे और हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड नहीं होगा। और यदि ये फोर्स ज़्यादा हो गया, ये फोर्स कम रह गया, तो ये जो आपके पास हाइड्रोजन एटम है सरफेस पे रखे हुए हैं, ये बाहर की तरफ भागने लगेंगे, ये रेडियली डायरेक्शन में सब मूव करने लगेंगे और हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा। और यदि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स कम हुआ, तो ये जो है ये सिकुड़ जाएंगे और एक्सपेंशन जो है नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है ना, लेकिन एक्सपेंशन नहीं होगा, ये बात हमें श्योर है। तो हमें क्रिटिकल वैल्यू बतानी है कि एक्सपेंशन में स्टार्ट, एक्सपेंशन जस्ट स्टार्ट हो जाए, यानी कि हमें इन दोनों फोर्सेस को क्या करना है, इक्वेट करना है। जो सरफेसेस पे हाइड्रोजन रखे हुए हैं, सरफेस पे कहीं किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए हाइड्रोजन, उसको आपको इक्विलिब्रियम में लाना है जिससे वो बाहर ना जाए। ठीक, सबसे पहले बिकॉज कौन जाएंगे, सरफेस वाले ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन आप लगाएंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सरफेस पर। तो यहाँ पे मान लें कि यदि बहुत बड़ा यूनिवर्स है तो बहुत सारे इसमें हाइड्रोजन एटम्स होंगे, तो मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोजन एटम्स की वजह से इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। भाई ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्जेस जो है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कह सकता हूं कितना होगा, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और इस एक हाइड्रोजन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना है बताइए, कितना है, Y इंटू ई के बराबर हाइड्रोजन पे चार्ज है। और ये फोर्स किसके बराबर करना है आपको, ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू मास। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू ए का मास कितना है, स्मॉल m। ठीक है, इसे सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा K दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। Q कितना है बेटा, Q है आपके पास N इंटू 4/3 पाई R क्यूब, और यहाँ पे है Y इंटू ई, और ये एक और Y इंटू ई है, y इंटू ई का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, k लिख दिया मैंने, q लिख दिया, r स्क्वायर नहीं लिखा है, r स्क्वायर यहाँ लिख दिया, इज इक्वल टू g बाय कैपिटल R स्क्वायर इंटू कैपिटल M कितना है, कैपिटल M की वैल्यू है n इंटू 4/3 पाई R क्यूब इंटू स्मॉल m इंटू स्मॉल m का स्क्वायर। तो यहाँ से R स्क्वायर से R स्क्वायर चला गया, n इंटू दिस से n इंटू दिस चला गया, तो आपके पास यहाँ मिलता है y स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू g इंटू आपके पास m स्क्वायर बचता है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं y की वैल्यू, y इज इक्वल्स टू बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट g, और यहाँ पे बन जाएगा m बाय e का अंडर रूट। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक, तो यहाँ पे मास आप रख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा। यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं आप कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो हो जाएगा आपके पास 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। जी की वैल्यू जानते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, तो इसको सॉल्व करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं और ये वैल्यू जो है क्रिटिकल वैल्यू कहलाने वाली है। अब इसके बाद ये पहला पार्ट हो गया हमारा। दूसरे पार्ट में क्या कहा है कि शो दैट द वेलोसिटी ऑफ एक्सपेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो वेलोसिटी ऑफ एक्सपेंशन हमें निकालना है। मतलब क्या है वेलोसिटी ऑफ एक्सपेंशन का
कि ये जो हमारे पास सरफेसेस पे हाइड्रोजन रखे हैं, ये हमारा स्फीयर है। स्फीयर जो है इस पे सरफेस पे जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं उन पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ज़्यादा हो चुका है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये जो सारे के सारे जो एटम्स हैं हमारे जो सरफेस पे रखे हैं वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से इनकी देखा देख सारे जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो रेडियल डायरेक्शन में बाहर की तरफ जा रहे हैं और यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि किसी समय पर जो है स्मॉल आर जो है रेडियस हो चुकी है, स्मॉल आर रेडियस हो चुकी है इस यूनिवर्स की, और डी आर बाई डी टी जो है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। डी आर बाई डी टी कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि मैं कह सकता हूं कि ये यहां से r डिस्टेंस पर है, तो इसके बढ़ने का जो रेट है, रेडियस बढ़ने का जो रेट है, वही इस चार्ज पार्टिकल के मूव करने का रेट है। सो वी कैन से वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, कहां गया वो, उप्स, तो मैं कह सकता हूं कि इस चार्ज पार्टिकल के जो मूव होने का रेट है, इस चार्ज पार्टिकल के मूव होने का जो रेट है, एक्सक्यूज मी, वही इसके रेडियस के चेंज होने का रेट है, वही एक्सपेंशन का रेट है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एट द सरफेस। तो बस कैलकुलेट कैसे करेंगे कि इस पे नेट फोर्स आप लिख दीजिए। तो इस समय पर एट टी इज इक्वल टू टी मैं नेट फोर्स लिख रहा हूँ इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। कितना आएगा आपके पास, मास कितना है इसका m, और एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी कितनी है, तो ये d2r/dt2 मैं लिख सकता हूँ इसको। दिस इज द नेट फोर्स, और नेट फोर्स किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इलेक्ट्रिक माइनस F ग्रेविटेशन, इसके बराबर है आपके पास नेट फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आप लिख सकते हैं कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा आपके पास K कैपिटल Q बाय स्मॉल r स्क्वायर, KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर इंटू एक पे हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है वो आप लिख सकते हैं y इंटू ई के बराबर, माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है आपके पास G कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर इंटू स्मॉल m इंटू स्मॉल m। ये आपके पास बन जाएगा स्मॉल m इंटू d2r बाय dt2। अब ये आपके पास जो इक्वेशन आएगी इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आप वहाँ से dr बाई dt जो है निकाल सकते हैं। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है।